हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज जो अपन है ना यहाँ पे 11th क्लास का जो आपका चैप्टर है परमाणु संरचना या एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो हिंदी है उसके साथ साथ इंग्लिश के जो वर्ड है या जो टर्म्स है उसको साथ साथ लेके चलना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के हैं तो सब कुछ ही हिंदी मीडियम में पढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, मतलब कुछ वर्ड्स अगर आप यहाँ साथ के साथ लेके चलोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो परमाणु संरचना क्या चीज़ होती है। देखिए अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, आप लोग ये मानते हो कि अपना शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में किसका निर्माण करती है? उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र, उत्तक मतलब ऐसे जो आप बायोलॉजी में स्टडी करते हो तो ऐसा कुछ होता है। तो अपने शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या हो गई? कोशिका हो गई। और उस कोशिका को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो, या फिर उसमें ये तो पता है कि कोशिका में और भी बहुत सारे आपके जो है कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जो भी आपका न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप क्या उनको बाहर निकाल दोगे, एक एक को अलग सेपरेट कर दोगे, तो क्या सेल फिर जीवित रह सकती है? या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी है, उनका खुद का अपना कोई अस्तित्व है? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही इसी चीज़ को आपको रिलेट करना है कि जो भी पदार्थ बने होते हैं वो सब पदार्थ, उनकी जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी परमाणु होता है। और उस परमाणु में भी उसके सब पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन वो छोटे कण जब बाहर निकल जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व होता है सबसे छोटे वाले पार्टिकल, मतलब परमाणु का। ठीक है, तो परमाणु की अगर आप परिभाषा की बात करो या डेफिनेशन की बात करो तो परमाणु क्या हो जाएगा? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, क्या? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। मैंने द्रव्य बोला है, मतलब मैटर बोला है, द्रव नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप परमाणु की परिभाषा की बात करो तो परमाणु क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम। ठीक है, तो जो एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है, एटोमिया, इससे मिलके बना है। इसका जो मतलब होता है वो होता है अनकटेबल या नॉन डिविजेबल। इसका मतलब होता है इसी को बोलते हैं नॉन डिविज, मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। ये जो एटोमायो है वो वर्ड होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कि अनकटेबल या जिसको और नहीं काटा जा सके, या इसी को बोलते हैं आप नॉन डिविजेबल, मतलब इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा हो गया? परमाणु। ठीक है, अब देखिए ये जो परमाणु है वो आपके 3 आधारभूत कणों से मिलकर बना है। ठीक है, आप जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें देखोगे कि और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अभी अपन उनकी स्टडी नहीं करेंगे। अभी केवल अपने को आधारभूत जो कण है 3, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि परमाणु के अपरमाणविक कण सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। अपरमाणविक
कणों के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता है परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अपने को एक टेबल बनानी है। सबसे पहला ये हो जाएगा कि कण कौन सा है, ठीक है, उसके ऊपर आवेश कौन सा होगा और उसका द्रव्यमान कितना है और उसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा खोजकर्ता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कण है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। अपने को 3 कणों के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और नेक्स्ट जो आपका कण है थर्ड वो है न्यूट्रॉन। परमाणु जो है उसके 3 कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए आवेश की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम इसकी इकाई है। ये वैसे ही इकाई है जैसे आप दूरी को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर ऐसे यूज़ करते हो। मतलब जो दूरी की इकाई आपके मीटर, किलोमीटर ऐसे होती है, वैसे ही आवेश को मापने के लिए इकाई यूज़ ली जाती है कूलाम, ठीक है। और उसको शॉर्ट में लिखा जाता है C। प्रोटॉन पे आवेश होता है वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। संख्यात्मक मान बराबर है, केवल इनके साइन विपरीत है। ये ऋणावेश है और ये धनावेश। न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, उस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप द्रव्यमान की बात करो तो द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ऐसे ही अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इनकी खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, जे थॉमसन। ये साइंटिस्ट है जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखी है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। देखिए सबसे पहले तो परमाणु क्या होता है, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है आपका, परमाणु कहलाता है। और परमाणु का मतलब ही ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, उसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, मतलब उसको और अधिक आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिवाइड करते भी हो तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब एक जो परमाणु है उसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज ये होगा, प्रोटॉन पे ये वाला चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे ही जो आवेश है वो समान होता है, लेकिन उनके जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो विपरीत होते हैं। नेक्स्ट ये जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता या निरावेशित होता है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और जो आपका न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान होता है 1.6। अब इसमें देखना, यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप इन तीनों में देखो तो एक ये चीज़ देखते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान बहुत कम है, क्योंकि ये जो पावर है वो नेगेटिव साइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1.672, ये आ रहा है 1.674, बस इतना सा, ये हल्का सा है थोड़ा सा। मतलब अगर वैसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए, दोनों का बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से भी किसका ज़्यादा होता है, इसमें से न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और किसने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखिए बेटा इसके जो आगे है
वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अब अपने को ये पता है कि किसी भी परमाणु में 3 कण हैं, लेकिन ये जो तीनों कण हैं किस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे वो देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो परमाणु होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोला जाता है नाभिक। ये जो सेंटर पार्ट है उसको बोला जाता है नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है, ये जो नाभिक के चारों तरफ की ये वाले जो पार्ट है इसको बोला जाता है कक्षाएं, कक्षाएं या कोष। ठीक है, या यहाँ पे आप इसको कोष बोल सकते हो, कोष ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, कौन कौन से, ये एक तो है आपका न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका प्रोटॉन, P मतलब प्रोटॉन। ठीक है, ये है जो प्रोटॉन है, और ये वाला है वो क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो परमाणु है उसकी जब अपन संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि ये किस स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कोश में या जो सेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो नाभिक है उसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक में पाए जाते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक वर्ड आता है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, अपन नाभिक को यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है आपका नाभिक, नाभिक या न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की को सम्मिलित रूप से बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, कई बार सीधा सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है आपके न्यूक्लियॉन्स क्या है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में उपस्थित पार्टिकल्स, और न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं, नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये आपका नाभिक है, और ये जो कोश होते हैं या जिनको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट जो है या सेल, आप इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हो या शेल बोल सकते हो। तो ये जो कोश हैं, इन कोशों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हो गया आपके परमाणु की संरचना की बात। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में देना है कि कोई भी जो तत्व है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है। परमाणु का प्रदर्शन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, यहाँ पे आप लिख सकते हो तत्व का निरूपण। तत्व का निरूपण, तत्व का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लासों में ऐसे देखा होगा कि कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे एक्स के रूप में तो कम भी देखा है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे तो ज़रूर देखा होगा। जैसे आपके पास सोडियम है, यहाँ पे 11 है, ये 23
3 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ क्या होती है, कभी सोचा आप लोगों ने क्या होता है ये? ठीक है, तो देखिए अभी अपने को यही देखना है कि ये चीज़ें क्या होती है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सोडियम की बात आती है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, जैसे आपके पास है कार्बन है 6 12 ऐसे लिखा हुआ होता है, तो इनका मतलब क्या होता है? एक तरीके से ये तत्व जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो किसी भी तत्व का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, इसमें Z जो है वो होती है आपके परमाणु क्रमांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक Z क्या है? एटॉमिक नंबर। और इस Z का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। क्या मतलब होता है? प्रोटॉनों की संख्या। ए को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और इसको लिखा जाता है मास नंबर, या परमाणु भार होता है मास नंबर। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, अगर किसी भी तत्व के लिए ये दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक है वो उसका। और परमाणु क्रमांक किसके हिसाब से देखा जाता है? प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है इसका मतलब क्या हो गया? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक को अगर आप डिफाइन करना चाहो या उसको परिभाषित करना चाहो तो Z की क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट, ए आपकी द्रव्यमान संख्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब क्या, एक चीज़ ये और आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मैं अभी आपको ये बता दिया कि ए क्या है? आपका द्रव्यमान संख्या है, और इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है। Z का मतलब केवल प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, जैसे मैं आप लोगों को ये कहूँ, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक स्पेशल नोट होता है कि परमाणु उदासीन कण है, उदासीन कण है। ये जो उदासीन कण है इसका मतलब समझिए। अब देखो अभी अभी अपन बोल रहे हैं कि वो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसमें तो आपके क्या है और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई ना कोई आवेश या चार्ज उपस्थित है, न्यूट्रॉन के ऊपर भी चार्ज उपस्थित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज उपस्थित है, लेकिन पूरे अगर अणु की बात की जाए तो क्या होगा? वो क्या होता है? उदासीन कण होता है, उस पर कोई आवेश, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी परमाणु है उसमें जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसका मतलब ये समान होती है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, होता क्या है, जैसे भी आपके पास कोई भी परमाणु है, अरे इसका सेम मतलब ये है, जैसे आपके पास 50 नेगेटिव में चार्ज है और 50 ही पॉजिटिव में चार्ज है, तो टोटल कितना हुआ? 0। टोटल क्या रहा? 0। तो कोई वो आपका आवेश नहीं होगा। और न्यूट्रॉन की तो बात अपन करेंगे ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो तो पहले ही उदासीन है। ठीक है, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। परमाणु की बात कर रही हूँ, आयन की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रही। आयन की बात
आयन की जो बात है वो इसके आगे करेंगे। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो टोटल जो आवेश है या टोटल जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा या शून्य होगा। अगर किसी पे कोई चार्ज ही नहीं है तो आप उसको उदासीन कण ही बोलोगे। तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन कण है। अब इस पे अपने को ये देखना है कि यहाँ पे ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, ये आपका परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है। अब अपने को आगे ये देखना है कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आपके पास सिंपली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कार्बन 6 और ये 12 है, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या है, 3 चीज़ें निकालनी होती है। सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर न्यूट्रॉन की संख्या, 3 चीज़ें निकालनी होती है, ठीक है। अब एक चीज़, सबसे पहले तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है। यहाँ पे ये जो 6 लिखा हुआ है, ये कोई मैंने यहाँ पे बताया था Z क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। अरे जिस तत्व में जितने प्रोटॉन है उसी के आधार पर उसके परमाणु क्रमांक आता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या और ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6। और अभी मैंने आप लोगों को बताया किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है अपने को। तो एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता रखा है द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो गया, इधर इसको आप इधर लिख लीजिए, द्रव्यमान संख्या A, इसका मतलब होता है P + N, यही मतलब होता है। अरे द्रव्यमान संख्या में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये किसके बराबर है, A के बराबर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे N निकालोगे तो N क्या हो जाएगा, A - P, ये हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, और एक्चुअल में यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N = A - Z, क्योंकि Z ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, Z ही क्या है, आपके प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको N निकालना है तो हमेशा इसमें से इसको घटा दो, A - Z। तो ये 12 - 6 = क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास है 11 23, ये है। अब हमेशा ध्यान रखना, ये इसके जस्ट डबल आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम कभी नहीं होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे आपको वही 3 चीज़ें निकालनी है। क्या, सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या जो भी यहाँ पे सीधा, ये तो आपको पूरा समझा दिया, और सीधा सा जो मतलब है वो है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रोटॉन की संख्या है, और इसी के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसमें से इसको घटा दो, 23 - 11 = 12। ये तो सीधा सा तरीका है, ठीक है। बाकी ये सब मैंने किया कैसे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किसी भी तत्व का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पे Z प्रोटॉनों की संख्या है, A क्या है आपकी द्रव्यमान संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिए जाते हैं, और यहाँ से अगर आप न्यूट्रॉन निकाला, द्रव्यमान संख्या P + N, और यहाँ पे N से A - P हो जाएगा। और P का मतलब ही क्या है, Z। अरे P को प्रोटॉनों की संख्या बोल रहे हैं ना, और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, Z के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, किसी भी तत्व का अगर निरूपण दे रखा हो, किसी भी तत्व का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दे रखा हो, तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे आपके पास है ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ही होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, जैसे 26Fe 56, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका
प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 26, इलेक्ट्रॉन 26 और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 56 माइनस 26 30। सीधा सा तरीका है, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है वही क्या है आपके प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से इसको घटा दो, सीधा सा तरीका है। अब कई बार ऐसे भी आता है, जैसे आप लोगों को ये दे दिया कैल्शियम 40। अब बात ये है कि यहाँ वाली संख्या नहीं दे तो बेटा इसके लिए आप लोगों को आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी, और इसमें भी स्पेशली कम से कम शुरू में आप 30-40 एलिमेंट याद कीजिए कि आप जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे होता है, उनको आपको याद करना है, ठीक है। कई बार वो ये चीज़ नहीं देता, ये वाली चीज़ हमेशा देता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको नहीं देगा, इसका मतलब ये है कि आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। हाइड्रोजन से लेके आपको कम से कम जो आपका 30 तक टेबल है वो याद कीजिए, और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट है उनको याद करना है, पर 30 तक तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो अभी आप लोग ये जो है उसके बाद में टेबल लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालो तो देखिए होगा क्या, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि कैल्शियम कितने पे आता है, पोटेशियम कैल्शियम 20, ये आपका 20 नंबर पे, ये भी 20 और ये भी, इसमें से इसको घटाओगे तो ये वैसे ही 20 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, ऐसे ही आता है जैसे आपके पास है ब्रोमीन 80-35, इसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या काउंट करो तो ये आपके प्रोटॉन की संख्या, यही क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से इसको घटा दो तो ये क्या आ जाएगी आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा होता है उसमें से आप लोगों को क्या करना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी आनी चाहिए। अब इसके बाद में एक चीज़ आती है कि ये तो सिंपली हुआ कि किसी भी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद में अगर मैं किसी आयन की बात करूं, ठीक है, मैं किसी आयन की बात करूं तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए किसी भी परमाणु में से आपको पता है परमाणु में क्या होता है कि जो नाभिक वाला पार्ट है, सेंटर पार्ट है, उसमें न्यूट्रॉन और क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर किसी भी तत्व, जो आपका कोई भी परमाणु है, उसको आयनित करना है तो क्या परिवर्तन होगा, केवल उसके या तो उसके जो बाहर के कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाए। तो हमेशा ध्यान रखना अगर किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके यहाँ पे क्या है सिंपल जो परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सोडियम की, सपोज मैंने सोडियम की बात की है तो सोडियम में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या होती है आपकी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है 11 नंबर पे आता है आपका सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब इसका आयोनाइजेशन करवाना है अपने को, आयनित मतलब या तो धनायन बनाओ या फिर इसका ऋणायन बनाओ। तो होता क्या है कि अगर किसी भी परमाणु के कोशों में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया मतलब अब वो इसका पार्ट नहीं है, तो जहाँ पे उसके पास 10 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी 10। मतलब अब मैं सोडियम की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं तो इसका मतलब प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेंगे, वो ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, एक निकल गया। तो कहने का मतलब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जितनी संख्या में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा होता तो उसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आके और जुड़ गए। सिंपली यहाँ पे ये समझिए सोडियम है 11 नंबर पे आता है और ये 23, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। जब ये
अपने परमाणुविक अवस्था में है। लेकिन अगर इसका मतलब ये आयन का निर्माण जब कर रहा है, इसका आयोनाइजेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। +1 का मतलब क्या हुआ, +1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तभी तो आप सोचिए, देखो यहाँ पे 11 तो क्या है प्रोटॉन और 10 क्या है इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है धनावेश, इसलिए धनावेश आ गया। ऐसे नहीं कि उसमें प्रोटॉन लाके जोड़ दो, जब भी आपका आयन का फॉर्मेशन होगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन ही आके जुड़ते हैं। नाभिक का जो आपको नाभिक का जो पार्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए प्रोटॉन ये हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही देखिए जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, ये है आपके पास क्लोरीन, ठीक है। तो अब ये आपका आयन बन चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे ये निकाल रही हूँ जब भी यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 और इसमें से इसको घटाया ये 18, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। अरे जब भी इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऋणावेश लेके आता है, तो ऋणावेश ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। तो कहने का मतलब वैसे सिंपली आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ये प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, यही क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, और न्यूट्रॉन इसमें से इसको घटा दो, ये होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आवेश दे रखा है तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ऋणावेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इसको जोड़ दो, धनावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में से इसको घटा दो। कहने का मतलब जब भी परिवर्तन होगा, सीधा सा तो आप लोग ऐसे निकालना सीख सकते हो, पहले इनमें से इसके हिसाब से निकाल लो कि यहाँ पे ये नहीं हो तब क्या होगा। अगर यहाँ पे ये ऋणावेश दे रखा है तब आप लोग कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो इसका मतलब जितना नेगेटिव है उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव दे रखा है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन कम कर दो। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है -2। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ये कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, उन्होंने क्वेश्चन या तत्व का जो भी आपका आयन है उसका निरूपण दे रखा है। उसने पूछा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो प्रोटॉन की संख्या 16, ठीक है। अब इसमें जो भी परिवर्तन, जहाँ पे आयन है, आयन में परिवर्तन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या और इसमें से इसको घटा दोगे तो ये किसकी संख्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 ही होती जब तक यहाँ पे कुछ नहीं था। इसका मतलब अब यहाँ पे ये 16 नहीं होगी, नेगेटिव चार्ज है -2, ठीक है। कई बार ये माइनस इधर लिखा हुआ होता है, कई बार आगे लिखा हुआ होता है, ये कोई मैटर नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए ये -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने, जितने हैं उससे 2 और, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18। तो कहने का मतलब देखिए सबसे पहले तो परमाणु क्या चीज़ है, परमाणु की परिभाषा क्या होती है, परमाणु के अपरमाणविक कण कौन कौन से हैं, उन पे कौन सा आवेश होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, उनकी खोज किसने की थी, ठीक है। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। परमाणु जो है उसका जो नाभिक वाला पार्ट है या सेंटर पार्ट है उसको नाभिक बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है आपका न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोश में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो तत्व है उसका अगर निरूपण दे रखा है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हो। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, और एक किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आपको आना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना वाला जो चैप्टर है वो आपके 11th क्लास में जो आपका मैथ, बायो और एजी तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें तीनों में ये
कॉमन है और तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों को के लिए ये यूज़फुल है। आप लोगों को ये वाले जो वीडियोस देखने हैं और इससे ऐसे के ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, वो करने हैं। अब एक चीज़ देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई किस लेवल से शुरू करता है, अपने को उस लेवल से, 0 लेवल से शुरू करना है कि आप लोगों ने 10th में क्या पढ़ा वो कोई मैटर नहीं करता, किसके कितनी परसेंटेज है वो भी मैटर नहीं करता। आप लोगों को अब क्या करना है, अगर आपने साइंस ली है तो आपको उसकी ABCD भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है। अपने को जो भी आज तक पढ़ा है उसमें ये बात जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या आपने को वो पहले पता थी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंपटीशन में कोई भी चीज़ मतलब ईजी या हार्ड नहीं होती है। अगर वो आपको आ रही है इसका मतलब वो ईजी है, अगर आपको कितनी भी छोटी चीज़ हो और वो नहीं आ रही है इसका मतलब वो आपके लिए हार्ड है। और जो भी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें कई बार तो सीधे सीधे यही पूछ लेते हैं इसमें प्रोटॉन्स की संख्या बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। तो अपने को कोई भी जो चीज़ है उसको छोड़ना नहीं है कि हाँ ये अपने लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी। साइंस में और स्पेशली जब केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हर चीज़ आपके लिए यूज़फुल है। एक एक वर्ड का मीन आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। वैसे अगर आप रेगुलर इसकी स्टडी करते हो तो केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आपने 1-2 बार बीच में क्लास मिस कर दी तो आपको फिर ये धोखा दे देती है। आपने जैसे इसको धोखा दिया वो इससे बड़ा धोखा आपको देगी। ठीक है, तो देखिए आपको लोगों को क्या करना है, ये देखना है वीडियो को और इससे नोट्स प्रिपेयर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।